बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू कीजिए जी। सबसे पहले बारी मेरे ख्याल में फुरकान की है, तुर्की वाले की। ओवर टू फुरकान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ फुरकान सही थोड़ा आ रही है? ऊंचा, थोड़ा सही आ रही है, थोड़ा ऊंचा रखने हैं आवाज को। ओके, मैं ना दूसरी डिवाइस से भी कनेक्ट हो जाता हूँ। आई बिलीव मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अब। मेरी आवाज़ अब सही आ रही है ना? कैन एनीवन कंफर्म? जी, आपकी आवाज में फुरकान साहब आप शुरू करें। आपकी आवाज भी नजर आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हाजी मोहम्मद फुरकान। और आज जो मेरा टाइटल है इस स्टार्टअप का वो है इनर अलाइनमेंट सर्कल। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि एक छोटी सी स्टोरी बिहाइंड इट। स्टोरी है कि ये बात है 2014 की, जब मैंने कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स का ग्रेजुएशन हासिल की। उस टाइम मेरी सिचुएशन ये थी, करंटली मास्टर्स के दौरान की जो एंड था, लो कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ पीपल, थोड़ा बहुत लॉस्ट इंसान, ऑटो पायलट मोड में, नो क्रिटिकल थिंकिंग और ओपिनियन ऑफ पीपल मुझे बहुत मैटर करती थी। हुआ कुछ यूं कि जब मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली, उसके बाद मुझे ऑफर आई पीएचडी की तुर्की में, इस्तांबुल में। 2015 में मैंने पीएचडी स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी अच्छी थी, लेकिन एक मसला था। मुझे एक प्रोफेसर मिला जो कि हाइब्रिड टर्किश और अमेरिकन, जो कि एक्सट्रीम वर्कोहोलिक, आई मीन इट, यानी जिसमें हॉलीडेज नहीं थी, हर वक्त फंड्स कट, स्कॉलरशिप कट की धमकियां थी, और वो जो रिक्वायरमेंट पीएचडी की तुर्की की वो 5x चाहते थे। इस सिचुएशन में मेरे साथ हुआ कुछ यूं कि जो मामलात मेरे मास्टर्स के मसले थे वो और खराब हो गए, और इवन मुझे और भी मसलों का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, इस इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से मैंने नोट किया मुझे बहुत सी अनहेल्दी हैबिट्स आ गई, सच एज ओवर ईटिंग। मैंने अपना इस उस जर्नी के दौरान एक बहुत ज्यादा मेरा वजन गेन हुआ। उसके अलावा नेगेटिव इमोशंस, होपलेसनेस, यानी मैं एक ऑफिशियली लॉस्ट, बेचैन और बेकरार इंसान बन गया। बट मसला ये था कि मैं रिसर्चर था और रिसर्चर हूँ। मेरी पीएचडी के साथ, मेरी पीएचडी मैं उस ग्रुप में 7 साल रहा हूँ। मेरी पीएचडी के साथ मुझे एक और टॉपिक मिल गया कि सुकून क्या चीज़ है, मैं क्यों लॉस्ट हूँ, और मैं हूँ कौन। तो इन 10 सालों की जर्नी में मैं डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक्स, मॉन्क्स, यूट्यूब वीडियोस, या जो जो मुझे साइंस, स्पिरिचुअलिटी की डिफरेंट डायमेंशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती गई, एंड पे आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दीज डायरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल साइंस, डिजिटल वेलबींग। और इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे एक चीज़ जो मैंने कंक्लूड की वो ये की कि इंसान के 3 मेन डायमेंशंस हैं, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल। और इन तीनों डायमेंशंस की अपनी अपनी नीड्स हैं, और जब इनमें से किसी की भी नीड मिसमैच होती है, जिसको मैं मिस अलाइनमेंट कह रहा हूं, तो वो ओवरऑल दूसरे चैप्टर्स को भी इफेक्ट करती है, और हमारे डिफरेंट किस्म के जो मैंने पिछले मसले बयान किए उनका सबब बनती है। मैंने एक और बात भी नोट की, इस जर्नी के दौरान मैंने इंडिविजुअल लेवल पर जिम ज्वाइन करता तो बाकी चीजें इफेक्ट होती थी, स्पिरिचुअलिटी के भी डिफरेंट कोशिशें की, लेकिन बाकी चीजें वो बैलेंस नहीं थी। लेकिन इन तमाम उस इंफॉर्मेशन और उस क्लैरिफिकेशन, उस अवेयरनेस के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि एक इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग की इन 3 डायमेंशंस हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स को अगर हम पूरा कर लेंगे तो हम अलाइन हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जरूरियात जो हैं उनको एनफ पूरा ना किया जाए तो मिस अलाइनमेंट का शिकार
रहेगा एक इंसान। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इज मिसअलाइनमेंट ऑफ दीज डायमेंशन एंड सॉल्यूशन इज अलाइनमेंट। और इससे मुझे ये हुआ जब अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू रिकवर दोज थिंग्स टू एफिशिएंट लेवल कि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। मैंने देखा कि इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो कि सिमिलर मसलों का शिकार हैं। तो मेरे ध्यान में व्हाई नॉट लेट्स मोटिवेशन विद दिस ग्रुप एज वेल, हम लोग जो सीख रहे थे व्हाई नॉट हम लोग इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, लर्न की, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, व्हाई नॉट इसको यूज करके हम लोग एक लॉन्च करें, हेल्प कर सकें जिससे हम लोगों को जो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का शिकार हैं। तो हियर कम्स द आइडिया ऑफ इनर अलाइनमेंट सर्कल। तो छोटी सी स्टोरी के बाद अब आते हैं हमारा आइडिया क्या है। अब बहुत सी चीजें तो आप पहले से समझ गए होंगे। हमारा आइडिया सिंपल है कि हम लोग प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प प्रोग्राम जो है वो देना चाहते हैं लोगों को। वो लोग जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, अनहेल्थी हैबिट्स का शिकार हैं, या स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन का शिकार हैं। और ये सर्विस इंडस्ट्री किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऑनलाइन कोचिंग, एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट और हैबिट बिल्डिंग्स की डायरेक्शन या डायमेंशन में होगी। लेकिन ये ऑफर क्या होगी, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, बल्कि जो मेन आइडिया है कि मल्टी वीक कोर्सेज होंगे जिसके साथ वर्कशीट, डेली एक्शन प्लान्स और ग्रुप फॉलो अप होंगे, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेल्फ अवेयरनेस से। अब जो हमें फॉर्मेट दिया गया था, व्हाई दिस आइडिया व्हाई नो, जैसे कि मैंने बताया है, व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी, माय फ्रेंड्स और डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए दोस्त अहबाब, जब वो इस तरह की चीजों का शिकार हैं, इमोशनल इश्यूज, अनहेल्थी रूटीन्स और दूसरी चीजें, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, मैं भी उनसे गुजरा, बट वो अच्छे इफेक्टिव होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म तो होते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन लेक्चर के बाद या कुछ अरसे बाद वो बंदा उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता। हमारा आइडिया लोगों को एक अफोर्डेबल और रेलेवेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी में लोग शिकार हैं, कोई स्ट्रेस, ग्रीफ, अनसर्टेनिटी, मैरिज प्रेशर, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप पेन, अनहेल्थी हैबिट्स हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, पोर्नोग्राफी है, ओवर ईटिंग, ओवर स्क्रॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्पिरिचुअलिटी वीकनेस, इनकंसिस्टेंसी इन वर्शिप या वो मंत्रा बेस्ड वर्शिप। बात ये है कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। या तो वो सिर्फ एक डायमेंशन को फोकस करते हैं, या वो दूसरों, या फिर वो एक दूसरी डायमेंशन को फोकस करते हैं। हमारा जो इसमें पूरा प्लान है कि क्या हम हाउ वी कैन ज्वाइंटली कनेक्ट देम, और इसको ज्वाइंटली कनेक्ट करके लोगों को प्रोवाइड कर सकें फर्स्ट अवेयरनेस और फिर इसका फॉलो अप। अब बात यह है कि मार्केट नीड की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी पता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और उसके फॉलो अप प्रॉब्लम्स, अनहेल्दी हैबिट्स की ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन। बट इनर अलाइनमेंट जो एक टर्म है, इसको थोड़ी सी अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज में इस तरह है कि ये एक्शन ओरिएंटेड, अफोर्डेबल जो है चाहते हैं हम इस तरह की एक सेटअप। अब सॉल्यूशन हमारा क्या है? सॉल्यूशन असल में इनर अलाइनमेंट सर्कल एक रोड मैप देगा। फर्स्ट अवेयरनेस ऑफ नीड्स जो हमने कही है, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, और हाउ टू फुलफिल देम टू ए स्पेसिफिक लेवल इन ऑर्डर टू सॉल्व द इश्यूज। अब इसकी एक और बात ये भी है कि अब सबसे बड़ा जो चीज, जो एक कोर पॉइंट है, कि कभी कभी एक बंदा अगर इमोशनली इन डिफरेंट डायमेंशन में वो बीमार है, उसको आप कन्विंस ही नहीं कर सकते कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। या मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कि कुछ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्हें शायद डॉक्टर की जरूरत भी ना हो, और एक ग्रुप है जिसको डॉक्टर की जरूरत हो। ये एक ऐसा अवेयरनेस से स्टार्ट होगा, जब एक कनेक्टिविटी बन जाएगी तो कुछ लोग अपने आप को खुद सॉल्व कर सकेंगे, कुछ लोगों को मे बी आगे चल के डॉक्टर्स या वो फॉलो अप थेरापिस्ट और प्रोग्राम्स इसमें ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्कशीट हैं, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज हैं, डेली एक्शंस हैं, हैबिट ट्रैकर्स, और उसके अलावा हर प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट किस्म की स्पिरिचुअल चीज़ों की जो है, लाइक तवक्कल, सब्र, शुक्र, रिदा, इन चीज़ों से भी कनेक्टेड होगा।
बात आती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर क्यों चूज करेंगे, हम कर सकते हैं इसको क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मोटिवेशन नहीं है, जस्ट वर्ड्स नहीं है। इसके साथ आपको फुल एक कस्टमाइज एक्शन आइटम डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे, उसका फॉलो अप लिया जाएगा। उसके अलावा जो है वो जो मॉडल है उसमें तीनों चीजों को एट द सेम टाइम कंसीडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये ऑनलाइन कोई भी बंदा कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, और कोर्सेज को अफोर्डेबल जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत से कोर्सेज देखे हैं दैट आर बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी। टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट अगर देखा जाए तो मेनली जो फोकस कर रहा हूँ, यानी मेरे जहन में, वो 18 से 45 साल के कोई भी मर्द हो, खवातीन, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यंग मदर्स हैं, सिंगल मदर, कोई भी बंदा डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का शिकार है, ये उस सेगमेंट को फोकस कर सकता है। लो टू मिडिल क्लास इनकम के लिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी इसमें इशू है। लोकेशन इसकी रिमोट है, अगर कोई बंदा उर्दू इंग्लिश जानता है और कहीं भी बैठा है वो इसे ज्वाइन कर सकता है। मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज की इनिशियली जो अगर देखा जाए तो फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम और ये हैं। उसके बाद फर्स्ट 10 कस्टमर जो हैं वो एक खास लोग जो इसमें तरजीह रखेंगे उनको चूज किया जाएगा। आगे चल के 50 कस्टमर जो वर्कशॉप और फ्री पीडीएफ के जरिए से कोशिश की जाएगी, और फर्दर ग्रोथ सोशल मीडिया और लोगों के जो रिव्यूज हैं। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिजिटल कोर्स है और ग्लोबली इसको हम लोग जो है टारगेट कर सकते हैं। बात यहाँ पर ये है, एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो का फॉर्मेट में था। तो अगर देखा जाए तो ये अगर जो डिफरेंट डायमेंशन अभी अवेलेबल हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, थेरेपिस्ट हैं, इस्लामिक क्लासेस हैं, सेल्फ हेल्प एप्स हैं, और ये हमारा इनर अलाइनमेंट सर्कल है। हर बंदा अपने लिहाज से भरपूर कोशिश कर रहा है और उसका अपना एक जो वो कर सकता है। बट मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो एक अच्छे हैं, बट समटाइम उनकी कोई वर्क बुक और फॉलो अप हैबिट ट्रैकिंग नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए तो वो चीज़ हो जाती है। थेरेपिस्ट जो हैं इफेक्टिव हैं, लेकिन समटाइम दे आर कॉस्टली, और एक खास हमारे ग्रुप ऑफ पीपल को कन्विंस करना इस तरफ। इस्लामिक क्लासेस जो मैंने अब तक ली हैं लाइफ में वो ज़्यादातर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होती हैं, उनमें दूसरे चैप्टर मिस हो जाते हैं। सेल्फ एप्स जो हैं बहुत सी, उनमें वो भी इफेक्टिव हैं, लेकिन कुछ में कंटेंट जो है वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। इनर अलाइनमेंट सर्कल जो है वो एक फेथ प्रैक्टिकल एक्शन फॉलो अप इसका एक स्ट्रेंथ है, और ये जरूर जो है करेगा। हमारा जो एक बेसिक पॉइंट है क्रेडिबिलिटी बेस्ड, और पहले हम लोग एक खास ग्रुप को फोकस करेंगे, उनके फीडबैक्स को लेकर और आगे ग्रो अप करते जाएंगे। अब रेवेन्यू मॉडल जो है इसका वो क्या होगा, अभी आगे चल के डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन ऑनलाइन वर्कशॉप और मल्टी वीक ग्रुप कोर्सेज हैं, डिजिटल वर्कशीट्स हैं, जर्नल, सेल्फ असेसमेंट गाइड्स, मंथली मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटीज इसमें डाली जा सकती हैं। एक स्मॉल ग्रुप जो है कोचिंग के फ्यूचर में किया जा सकता है 1 to 1, और एक लॉन्ग टर्म इस पे बुक भी लिखी जा सकती है जो इन सारे चैप्टरों को लाइफ को ज्वाइन कर सके। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अभी तक जो मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, दिस इज लाइक जो इनिशियली मेरे ध्यान में आ रहा था। सबसे पहली चीज जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि पहला स्टेप में एक अवेयरनेस के लिए जो एक वेबिनार होगा या फिर उसकी एक फ्री जो है एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट को अगर बंदा फिल करे तो वो अपने आप को थोड़ा सा जान सकता है कि वो क्या है, और उसमें डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ लाइफ, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स के लिहाज से वो, यानी वो डिफरेंट एक इंसान की ज़रूरियात और स्केल में उनको मैं शो किया जाएगा, और एक इंसान जो जब वो फील करेगा तो उसे खुद एक अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद जो मिनी वर्कबुक, वर्कशॉप,
पायलट कोर्स और फ्लैगशिप कोर्स के ये जो डिफरेंट ट्राइसेस मैंने दी हुई हैं। अब बात ही आते है बिजनेस ऑपरेशन ही होगा किस तरह। बिजनेस ऑपरेशन का जो प्लान जो है वो नॉर्मली ऑनलाइन जिस तरह चीज़ें काम करती हैं, जूम, गूगल मीट्स और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ किए जाएंगे। फॉलो अप के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, और उसके अलावा वीकली क्वेश्चन आंसर क्लासेस। कस्टमर की जर्नी, पहले वो फ्री कंटेंट जो है वो यूज करेगा, फ्री पीडीएफ, वर्कशॉप, और फाइनली वो फिर पेड कोर्स की तरफ लॉग इन करने की तरफ जा सकता है। बात ये है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इधर ये है कि फर्स्ट अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो मैंने पहले बयान की कि प्रॉब्लम बताई जाए कि इंसान को कि स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल जो नीड्स हैं इनकी मिस अलाइनमेंट से क्या क्या हो सकता है या उनकी लाइफ में किस तरह कनेक्टेड है। अवेयरनेस किस तरह दी जा सकती है। करंटली मैं अपनी एक यूट्यूब पे कोशिश करता हूँ कुछ अवेयरनेस के लिए अभी भी कुछ करने की, शॉर्ट वीडियोस, रील्स के जरिए से। और उसके बाद फॉलो अप में जो एक इनर अलाइनमेंट वर्कशीट फ्री, जिसमें एक सेल्फ अलाइनमेंट, एक गाइड हो जो कि एक इंसान जब उसे पढ़े तो उसे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, और फ्री वेबिनार। ये पहली स्ट्रेटेजी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप अवेयरनेस दे सकते हैं। अवेयरनेस के बाद वो जो लोग आएंगे उनको फर्दर माउथ टू माउथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में फ्लो कर सकती है। और बिल्डिंग स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि बेसिक एक पायलट कोर्स स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टार्ट किया जाए, और फिर सक्सेसफुल मॉड्यूल्स लाइक डिजिटल डिटॉक्स, इमोशनल बैलेंस, नफ्स ट्रेनिंग और रिलेशनशिप, इन पे फर्दर मॉड्यूल्स जो हैं वो वन बाय वन बिल्ड किए जाएं। और स्ट्रेटजी ये है कि उन वर्क बुक्स और उनकी एक लाइब्रेरी मिनी कोर्स की बनाई जाए, और अगर कोई बंदा उससे रब्ता करे तो वो फॉलो अप में मल्टीपल कोर्सेज अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको सजेस्ट किए जा सकें। और कुछ लोगों को अगर फर्दर मंथली मेंबरशिप की ऑप्शन भी दी जा सकती है। और इसके अलावा फॉलो अप में आप एक फैसिलिटेटर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं कि वो फर्दर इसको ग्रो कर लें। टीम जो है उसमें फाउंडर, कंटेंट और वर्कबुक डिज़ाइनर हमें चाहिए होगा। मार्केटिंग और कम्युनिटी के लिए हमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट चाहिए होंगे। ऑपरेशन और कस्टमर सपोर्ट के लिए जो एक सपोर्ट मेंबर चाहिए होगा, और फाइनेंस और एडमिन के लिए भी। टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट जो है ये डिफरेंट सोशल मीडिया, कैनवा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एडमिन। और मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, अब मैंने ऑलरेडी अपना टाइम जो है 15 मिनट वो कर दिए। और ज्वाइन क्यों करें हमारी टीम, हुएवर वांट टू ज्वाइन, मीनिंगफुल मिशन है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसमें, वी वांट टू डू सम क्रिएटिव वर्क इन इट, लो कॉस्ट है, और टीम मेंबर्स जो है ग्रो कर सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर, ट्रेनर, डिजाइनर। ये स्टार्टअप कॉस्ट जो है ये डिफरेंट ब्रांडिंग और डिज़ाइन वर्क, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी टूल्स, मार्केटिंग, और उसके लिए इस साइड में वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है उसके बारे में स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जब हमें इस ग्रो अप करेंगे, एक फ्री कोर्सेज के बाद जो है लोग उसको ज्वाइन करेंगे, तो 30 to 60,000 तक एक्सपेक्टेशन है। और 6 मंथ में 4 लाख, 3 लाख to 4 लाख, और 1 ईयर में 1 to 3 मिलियन तक जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। और ब्रेक इवन पॉइंट का उसमें एक डिस्कशन की गई थी, क्योंकि अगर हमारा एक भी जो शॉर्ट कोर्स है वो एक खास अमाउंट तक वो लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, लोग पहले उसके बारे में जान जाते हैं, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। विजन जो है फाइनल वो ये है कि एक ट्रस्टेड सेल्फ हब प्लेटफॉर्म जो इनर पीस, हैबिट चेंज और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी के लिए बनाना चाहते हैं। फुल लाइब्रेरी ऑफ वर्कशॉप, कोर्सेज और
गाइडेड रिसर्च प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहते हैं, मंथली मेंबरशिप है सर्कल्स की, एक्सपेंशन है ग्लोबली, और लॉन्ग टर्म जो है इसमें पार्टनरशिप्स, इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप और फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग शामिल है। सो ये मेन आइडिया है। इनर अलाइनमेंट सर्कल एड्रेस करता है एक रियल नीड जो कि आजकल माशरे में है, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, वीक रूटीन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। सोल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल, लो कॉस्ट, कल्चरली रेलेवेंट और स्केलेबल है, और विद ए क्लियर selected group of people as a start, strong content, community follow up, ये बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच। जी, अगर किसी का If कोई anyone- सवाल हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज कैरी ऑन, हैंड रेस कर दें अगर कोई चीज कोई पूछना चाह रहा है। एनीवन? ओके, नेक्स्ट किसकी बारी है? महर की? महर की। लो जी महर साहब, ओवर टू यू, योर टर्न। मैं आज अपने कमेंट सबसे एंड पे दूंगा तीनों के बाद। 1 2 3 स्टार्ट कर ले महर साहब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी महर साहब आ रही है, लेकिन कहीं हेडफोन वगैरह लगाए हैं तो उतार दें, थोड़ी हल्की है। ओके जी सर, बेहतर है मेरी आवाज? आप कंटिन्यू करें। मुझे बताइएगा मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी आ रही है। उसका तरीका कर ये होता है कि जब आपने किसी से कुछ पूछना हो तो ऑनलाइन के अंदर आप कहते हैं कि जी कोई हैंड रेस वगैरह करवा लिया करें। अच्छा जी, मोहम्मद मेरुल हसन मेरा नाम है। मेरा स्टार्टअप है फार्म दोस्त। पाकिस्तान जो है वो एक एग्री इकॉनमी है, और हर साल पाकिस्तान के अंदर एक अपना जो कीमती सरमाया है, जो हमारी एग्रीकल्चर अजनास है, वो हम ज़ाया कर देते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर। यानी कि फसल जब कटती है, कटने के बाद उसकी स्टोरेज के दौरान और उसकी दौरान सप्लाई चेन के दौरान बहुत सारी फसल जो है वो हमारी ज़ाया हो जाती है। और ये होता ये है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना इसका फार्मर जो उठाता है, जो इसका सोल एफर्ट मेकर होता है, और वो इसको क्रिएट करता है। 35% ऑफ द लॉसेस जो होते हैं ना वो एग्रीकल्चर आउटपुट के लॉस होते हैं इसके अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर, ग्रेन के अंदर भी और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी। अच्छा, इसमें दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक इसमें ड्राई ग्रेन की कैटेगरीज है, जिसमें हमारी गंदम, चावल, दालें, खुश्क अजनास आ जाती हैं। और उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होते हैं, सारा कुछ होते हैं। तो वेजिटेबल पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन जो ड्राई ग्रेन था उसमें कतरे कम लॉस होता है, लेकिन फिर भी लॉस होता है स्टोरेज के दौरान। और ये तकरीबन 15% से भी ज़्यादा लॉस होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 140 अरब का जो लॉस होता है वो सिर्फ गंदम के अंदर होता है। 140 अरब रुपए की गंदम ज़ाया हो जाती है कीड़े मकोड़ों के हाथों, मॉइस्चर्स के हाथों, इनएडिक्वेट स्टोरेज के हाथों। और ये जो टोटल एनुअल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, ये तकरीबन 1.3 अरब डॉलर का है। हम आज पाकिस्तान जिस मुल्क में रहते हैं, हम तकरीबन 5-6 अरब के लिए हम IMF के तरले मारते हैं, लेकिन इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो गंदम है और ये जो हमारी अजनास है, ये हम ज़ाया कर देते हैं। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकली जो आपकी पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर होती है, उसमें ये 400 मिलियन डॉलर तक भी ये जाती है, लॉस होती है। अच्छा, ये सिर्फ गंदम की कहानी नहीं है, इसके अंदर चावल, दालें, मेज़ जो आपकी होती है, और उसके बाद वीट है, इनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये तकरीबन 5 मिलियन टन ऑफ ड्राई ग्रेन लॉस जो है ना, ये हर साल जो है हमारा ज़ाया होता है। और इसके अलावा ये तो सिर्फ वो लॉसेज हैं जो कि इनएडुकेट स्टोरेज की वजह से, इन चीज़ों की वजह से होते हैं। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो उसमें भी जो है हमारे बहुत सारे ऐसे जो स्टोरेज गंदम होती है और ये सारी अजनास होती हैं, ये ज़ाया होती रहती हैं। तो ये मसला क्या है? ये गैप जो है ना, ये इस प्रॉब्लम की वजह से एक बहुत बड़ा
जो गैप बन जाता है वो क्या है कि नो सेफ स्टोरेज। हमारे पास स्टोरेज कोई वेयर हाउसेज नहीं है हमारे पास। हम अपने जो बैग्स हैं वो जो जूट के बैग्स होते हैं उनके अंदर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसमें नमी भी जा सकती है, कीड़ा भी जा सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। इवन जो है ना ह्यूमिडिटी और ये सारी चीजें जो है ना वो कस्टमर तक पहुंचने से पहले 10 से 20% तक ये चीजें नुकसान में हो जाती हैं। और पाकिस्तान जो है वो अमूमन हर साल हम ये भी देखते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो उसमें हम तकरीबन 3 लाख से 5 लाख टन शॉर्ट ऑफ जो है ना वो गंदम की स्टोरेज का लॉस होता है, और फिर हम बाहर से मंगा रहे होते हैं और गंदम जो है हम कर रहे होते हैं बिकॉज हमारा इंटरनल स्लिपेज और लॉस इतना है। अच्छा, फिर मार्केट टाइमिंग बहुत हमारी खराब है। इसका ये भी मसला होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो स्टोर का अपनी रख लेते हैं, और प्राइस जो है ना, क्योंकि जब ये गंदम कट रही होती है, जो भी फसल कट रही होती है, उसकी प्राइस उस टाइम नेचुरली तौर पे क्योंकि मार्केट में आ रही होती है तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसकी कीमत कम होती है। तो इसी वजह से उनको स्टोरेज में रखना पड़ता है। स्टोरेज में रख के वो फिर थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने की वजह से वो कहते हैं कि इस इंतजार में कि हमारी चीज जो है ना अच्छी बिकेगी, लेकिन वो स्टोरेज में प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ पे मार्केट टाइमिंग्स जो है ना उसको लूज कर देते हैं, और वहाँ पे उनको मतलब लाखों की जो गंदम होती है वो जाया भी हो जाती है कीड़ा मकोड़े लगने की वजह से और नमी की वजह से। और फिर ये जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं उनको कोई रियल टाइम गाइडेंस भी नहीं मिल रही होती कि ये कीड़ा किस मौसम में लगता है, कैसे लगता है, वेदर के हालात क्या है, स्टोरेज क्या है, कीमत इस टाइम किस टाइम चल रही है, मुझे इस टाइम बेच देनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये फिर एकमुलेट हो जाती हैं, कंपाउंड हो जाती हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की लेटर स्टेजेस में। अच्छा, इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका सोल्यूशन है, वो एक हर्मेटिक स्टोरेज बैग है। हर्मेटिक स्टोरेज बैग एक फूड ग्रेड प्लास्टिक 80 माइक्रोन थिकनेस की बना हुआ बैग है, जो कि उस किसी भी बैरूनी चीज को जिसमें ये कीड़े मकोड़े शामिल है, नमी शामिल है, उसको वो रोकता है। और एयर टाइट ये हम इसको बंद करते हैं तो वो सफोकेट कर देता है पेस्ट को। अगर वो उसके अंदर कोई लगा भी हो तो किसी भी केमिकल के इस्तेमाल किए बगैर आप अपनी अजनास को, ड्राई ग्रेन्स को सेफ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक और जो प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं वो एआई एडवाइजरी है, जिसमें हम उनको पेस्ट और डिजीजेस अलर्ट्स देंगे, उनको स्टोरेज की गाइडेंस देंगे, उनको बताएंगे कि कैसे स्टोरेज करना है, इसके बैग्स को कहाँ पे रखना है, क्या करना है, प्राइस की टाइमिंग्स बताएंगे, इंटेलिजेंस बताएंगे कि कहाँ पे ये जो है ना आपकी जो सेफली स्टोर्ड प्रोडक्ट है ये कैसे आप सेल कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, मार्केट कौन सी है, ट्रेसिबिलिटी इसकी होगी। इसके ऊपर QR कोडेड बैग्स हैं, ठीक है, जो कि ईच क्रॉप है उसकी जर्नी को हम स्टोर करेंगे और उसको मार्केट प्लेस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपके पास बैग पहुंचता है कहीं से और आप उसके ऊपर QR कोड स्कैन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये बैग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे स्टोर हुआ प्रॉपरली। एक तो उसकी ग्रेन स्टोर थी, उसको कोई जो है ना कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ था, और उसकी खराब होने का खतरा बिल्कुल जीरो है, और उसकी ट्रेसेबिलिटी भी आपको है कि आपको उसका ओरिजिन पता लग रहा है कि वो कहाँ से, और बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी गोलियां डाले, किसी भी चीज के, वो चीज जो है आपकी आपके एंड कंज्यूमर तक या उन तक पहुंचेगी। इसके बाद फिर इसका एक और हम इसमें जो सोल्यूशन देंगे वो कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवाइजरी सर्विसेज है, नेशनल जो NGOs हैं, डोनर्स हैं, एग्री बिजनेसेस हैं, उनको भी हम पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस जो है वो एडवाइस भी करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, बिकॉज इसमें अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। बहुत सारे लोग जो है उनको इस बेसिक स्टोरेज टेक्निक का या मेथोडोलॉजी का मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है बीइंग एग्रीटेक कंपनी कि हमने उस सोल्यूशन के बारे में उनको बताना भी है, समझाना भी है, और उन तक ये सोल्यूशन पहुंचाना भी है। अच्छा, जो इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, एक हर्मेटिक बैग की सेल्स है, कोर प्रोडक्ट है, उसको हम डायरेक्टली सेल करेंगे। उसके बाद इसका एक स्टोरेज प्लस मार्केट प्लेस है, तो हम ये भी करेंगे कि इसके बाद इन बैग्स को वहाँ पे वो QR कोड जब वो कर देंगे, स्टोरेज कर देंगे, तो दे कैन प्लेस दैट ऑन ओवर मार्केट प्लेस। फार्म दोस्त का एक मार्केट प्लेस हम डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर ये प्लेस कर देंगे। तो आपको अगर कहीं से भी कोई चीज आपको परफेक्टली स्टोर्ड विदाउट केमिकल यूजेज चाहिए होगी ग्रेन्स में, तो आप उस फार्म दोस्त के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यू विल फाइंड आउट, यू विल ऑर्डर, और आपको ये परफेक्टली स्टोर्ड जो प्रोडक्ट है ये आपको डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होगी थ्रू ओवर मार्केट प्लेस। तो ये भी हमारा प्लान है कि हमने करना है। इसके बाद फिर एआई एडवाइजरी की सब्सक्रिप्शन मॉडल को भी हम करेंगे, जिसमें हम फार्मर्स को और इनको जो है ना एक फ्रीमियम ऐप मॉडल पे देंगे कि इनिशियली हम उनको फ्रीमियम एडवाइजरी देंगे, बट इवेंचुअली पे जो है ना इसके हम जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे या लार्ज सीड होलसेलर्स होंगे, बिजनेसेस होंगे, या मीडियम टू लार्ज स्केल फार्मर्स होंगे, उनको हम इंटेलिजेंस और सीजनल प्लान्स और ये सारी चीजें हम उनको
फराहम करेंगे। उसके बाद कैपेसिटी और कंसल्टेंसी बिल्डिंग के ये हम ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराएंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते क्या हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी एडवाइजरी और उसके जो डोनर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आज से 1-1.5 साल पहले एक गंदम की स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट किया था, जिसके अंदर हमने तकरीबन उनको 10,000 बैग एक फ्लड इफेक्टेड एरियाज के अंदर जो है ना सप्लाई किए थे, और उसमें फिर हमने उनको पूरी एडवाइजरी दी थी कि कैसे आपने इनको स्टोर करना है, कैसे बैग के अंदर रखना है, बैग को आप कैसे महफूज बना सकते हैं, उसकी जो है ना उसको रीयूजेबल कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने की थी। अच्छा, तो अब ये हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हम बैग बेचने वाली कंपनी नहीं है कि हम बैग बेचेंगे, हम हर किसी की जेब में एक एर्गोनॉमिस्ट डालना चाह रहे हैं कि उसके पास उसके मोबाइल फोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाए, उसको पेस्ट और डिजीज डिटेक्शन का पता हो, उसको स्मार्ट स्टोरेज एडवाइजरी मिल रही हो, उसको प्राइस और मार्केट का टाइमिंग का पता चल रहा हो कि मैंने कब बेचनी है और कहाँ बेचनी है। सबसे ज्यादा जो फार्मर जो है ना वो लॉस खाता है, उसको मार्केट का पता नहीं होता कि यार मैं ये चीज कब किस टाइम पे कहाँ पे बेचूं तो मुझे इसका बेहतर अच्छा मुनाफा होगा। तो इवेंचुअली जो वो फार्मर जो होता है, या बिल्कुल एक जो सबसे पिसा हुआ तबका होता है, उसको यही है कि अपनी मंडी ही नजर आती है, उसके अलावा उसको कोई और स्पेस नजर ही नहीं आती जहाँ पे वो अपनी चीज सेल कर सकता है। और उसके बाद व्हाट्सएप और ऐप डिलीवरी भी हम कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी वो कर रहे हैं काम, जिसमें हमने अपना ऐप का व्हाट्सएप का वो बनाया हुआ है, हमारा ऑर्डर आता है, वहाँ पे कस्टमर अपनी लोकेशन बताता है और वहाँ पे पेमेंट मैकेनिज्म होता है, बैग उस तक पहुंच जाता है। लेकिन इसको अब हम एआई इंटीग्रेशन और स्मार्ट स्टोरेज एडवाइजरी और इन चीजों के साथ भी कंप्लीमेंट करेंगे इन लॉन्गर रन, जो के आगे का प्लान है कि जो बैग सेल होगा, जो भी एडवाइजरी क्यूरी हमारी डेटा सेट्स के अंदर होगी, वो हमारा इस पूरे प्लेटफॉर्म को एम्पावर करेगी, और हम एक इवेंचुअली इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम एक होलिस्टिक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कंपनी या एंटरप्राइज डेवलप करेंगे, जिसके अंदर हम ये जो है ना मॉडल सेल करेंगे और फिर स्मॉल टू लार्ज स्केल फार्मर्स को हम कैटर कर पाएंगे। अभी मैं ज्यादा B2C सेल करता हूँ, लेकिन ये है कि आगे मेरा प्लान है कि मैं इसको बड़े स्केल पे भी लेकर जाऊँ। तो hermetic स्टोरेज जो है वो दैट पेज फॉर इटसेल्फ। एक तो ये है कि आपके 30% तक लॉसेस कम हो जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, जब आपकी ग्रेन साफ होगी, अच्छी होगी, उसको कीड़ा नहीं लगा हुआ होगा, उसमें नमी नहीं होगी, तो उसकी कीमत भी आपको ज्यादा मिलेगी। फिर केमिकल फ्री प्रोडक्शन, अब आप जो भी आपने स्टोरेज करनी है तो उसके अंदर वो गोलियां रखते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी ही तेज किस्म के केमिकल्स होते हैं, तो वो हम इवेंचुअली वो जो केमिकल है, एक तो तरफ तो वो कीड़ों से उस चीज को बचा रहा है, लेकिन वो जहरी बात है, वो गंदम या चावल आपने कल कला को खाना है, वो आपकी खुराक का हिस्सा बन रहा है, तो खुराक भी आप वो केमिकल जो है आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो केमिकल फ्री है। ये प्लास्टिक जो है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है और ये अप्रूव्ड है फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटीज। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो 170 रुपये आती है, इसकी क्यूआर प्रिंटिंग 120 रुपए की आती है, लैंडेड कॉस्ट मुझे 190 रुपए का पड़ता है, 250 रुपए का मैं बेचता हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैं 250 रुपए का बेच रहा हूँ, लेकिन अब मैं शायद इसकी प्राइस थोड़ी बहुत राइज करूंगा। अभी भी मुझे 24% जो है ना इसके ग्रॉस मार्जिन मिलते हैं, विच इज मेरी सोच के मुताबिक ये कम है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अभी मैंने इसमें जब मैं और चीजें इंक्लूड करूंगा तो इसकी प्राइस कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन अगेन इट्स स्टिल अफोर्डेबल फ्रॉम द कंपेटिटर्स। तो मैं कंपेटिटर्स का भी आगे जिक्र करता हूँ। अच्छा जी, हम अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहे हैं, सिर्फ मैं बैग्स बेचने वाली कंपनी नहीं हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की भी है। पोस्ट हार्वेस्ट का इसका हम पूरा करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, हम ट्रेनर प्रोग्राम्स रन करेंगे, फार्मर्स फील्ड एंड स्कूल्स एंड डेमोस में लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे आप जो है ना इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, इसकी एडवाइजरी दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो है हम एनजीओस को इनको एडवाइजरी सर्विसेज देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी इम्पैक्ट फ्रेमवर्क्स बताएंगे, RFPs वगैरह जो आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, उनके अंदर हम जो है उसको हम डिलीवरी सोल्यूशन देते रहते हैं। ऑलरेडी मैंने जिस तरह जिक्र किया कि एक था प्रपोजल, उसमें हमने अपने पोस्ट बैग्स जो है ना ये दिए थे। और उसके बाद टेक और डेटा का एक स्टैक हम पूरा डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर इसका मार्केट प्लेस का प्लेटफॉर्म होगा, AI एडवाइजरी होगी, डिप्लॉयमेंट टू द पार्टनर्स होगा, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल जो कंपनीज हैं, सीड की कंपनीज हैं, उन तक हम पहुंचेंगे और उनको ये डैशबोर्ड, ये पोस्ट हार्वेस्ट एनालिटिक्स देंगे, ताकि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स लाइन है उनको वो उस तरह से अकॉर्डिंगली जो है ना प्लेस कर सकें और अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकें। सो हम किसको सर्व कर रहे हैं? हम स्मॉल स्केल फार्मर्स को सर्व कर रहे हैं। पंजाब, सिंध, KP सारे में तकरीबन ऑल पाकिस्तान मैंने ये बैग्स जो है ना पहुंचाए हैं। और फिर इसके बाद सेमी अर्बन रूरल एरियाज के अंदर कराची से मुझे बहुत कस्टमर्स मिलते हैं,
क्योंकि कराची में नमी का और ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा एलिमेंट होता है, तो उस वजह से वहाँ पे काफी है। और बाकी होम ओनर्स होते हैं, घरों के अंदर वो रखते हैं अपने ममटीज में, अपने कमरों में, स्टोरेज लोकेशन पे थोड़ी थोड़ी उन्होंने अपने जो जिनको है हैबिट है ऑफ परचेजिंग दीज आइटम्स के, वो चावल थोड़ा सा बल्क में खरीद लेते हैं, गंदम बाज बहुत बल्क में खरीद लेते हैं। और गाँव देहात में तो ये चलता ही चलता है कि वो स्टोरेज अपनी इन चीजों की रखते हैं। ये भी हमारे कस्टमर है। फिर हाउस होल्ड स्टोरेज है पर्सनल यूज के लिए। फिर एग्री बिजनेस और सीड सेलर, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जो बीज बेचने वाली कंपनीज हैं उनके भी बाज़ का मतलब है कि स्टोरेज के सॉल्यूशंस होते हैं, तो इन सारी चीजों को भी हम बचाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, ये गोदामों में आपने देखा होगा कि चूहे बहुत होते हैं। चूहे जो है ना, वो इन चीजों को बहुत नुकसान करता है। वो एक बार उसको काट लेता है तो उसके बाद वो सारी वो एक तो गिरने भी लग जाती है और फिर वो खाता भी है, और वो फिर सारी बात कीड़ों को भी आने का रास्ता मिल जाता है। तो ये जो इसमें एक और कैटेगरी है फार्म के, उसमें रोडेंट रेपेलेंट हम इसमें यूज करते हैं इसके प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो रोडेंट रेपेलेंट जब हम यूज करते हैं, उससे ये होता है कि चूहे की उसकी एक तो वो उससे रिपेल हो जाता है उसकी स्मेल से, और दूसरा ये होता है कि जब हम इसके अंदर स्टोरेज करके रख देते हैं और इसको एयर टाइट बंद कर देते हैं, तो उसको उसकी स्मेल नहीं आती। तो कोई भी जानवर है या कोई है खाने वाला ये इस तरह का अशरातुल अर्ज है, तो उसको स्मेल से पहले पता लगता है कि कोई चीज जो है मैंने वहां पे खानी है तो ढूंढनी है, तो उसको जब स्मेल ही नहीं आएगी वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो एक ये भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। तो रोडेंट रेपेलेंट करने से उसको थोड़ा सा उसकी प्राइस जो है ना वो बड़ा बढ़ जाती है। बहुत ही बड़ी लार्ज अनसर्व्ड मार्केट है। इट्स अ ह्यूज मार्केट, और इसका मतलब जो है ना एनुअल लॉसेस और ये जो मार्केट है ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर की कहानी है। अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर आप चले जाएं और मिडिल ईस्ट में चले जाएं, अरब में चले जाएं, तो वहाँ पे भी इस तरह की बहुत सारे मतलब जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं और एक ग्लोबल स्केल पे आप इस चीज को लेके जा सकते हैं। अच्छा, बैग्स अभी तक मैं जो है ना मेरा अच्छा ये मिलियंस में फिगर है, तो ये 100 का मतलब ये नहीं है कि मेरा प्लान ये है कि मैं 100 मिलियन बैग्स 2026 में सेल करूंगा, 2027 में इतने 180 या 300, और इस तरह से कैटेगरी वाइज में जो है ना 50 मिलियन और 90 मिलियन और 150 मिलियन, इस तरह से मैं बैग्स जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेल करूंगा। ये एडवाइजरी के जरिए भी जो है ना हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज मार्केट प्लेस भी हमारा होगा, कंसल्टेंसी भी हम देंगे। तो इन सारी चीजों से हमारा जो कम्युलेटिव रेवेन्यू है दैट अमाउंट्स टू बिग नंबर विच इज इन मिलियंस, के हमारा पहला टारगेट है कि हम मतलब जो है वो 2026 में हम 100 मिलियन का टारगेट अचीव करें। और फिर सब्सिक्वेंटली भी अगर हमारे लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनीज के साथ, स्टोरेज सॉल्यूशंस के साथ, प्रोवाइडर्स के साथ, तो दिस कुड गिव अस अ वेरी गुड एक किक कि वो हम इस चीज को आगे स्केल कर सकते हैं। और ये मिक्स शिफ्ट होगा, मतलब है कि पहले हम ज्यादा हमारा फोकस है बैग के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली इसकी बैग की फैलाव के बाद इसका मार्केट प्लेस का पॉपुलेट होना, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो है ना हमारी एआई की इंटीग्रेशन को एमेलगमेट होना, तो हमारा मॉडल ये होगा इवेंचुअली हम बैग के जरिए फार्मर्स तक पहुंचेंगे, उनकी एक बहुत ही देरीना मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके सॉल्व करने के बाद इवेंचुअली उनको अवेयरनेस के साथ और एजुकेशन के साथ हम एआई की इंटीग्रेशन के ऊपर लेकर आएंगे। और इसी तरह इवेंचुअली एक बॉटम अप अप्रोच करेंगे और टॉप डाउन अप्रोच भी करेंगे, जिसमें दोनों तरह के मॉडल्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो है ना टेक्नोलॉजी को भी इसमें लाएंगे और एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को भी वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे उस चीज के अंदर। तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा, प्रॉफिट करेगा। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 30% फेवर लॉसेज होंगे, तो जो मैंने पहले अपनी स्लाइड में जिक्र किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हम लॉस कर रहे हैं, इसी तरह बिलियंस ऑफ टन्स जो है वो हमारी जो ड्राई ग्रेन्स के अंदर लॉसेज हैं इनको हम कम कर रहे हैं। हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे रूरल्स के अंदर जॉब क्रिएट हो रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम करवा रहे हैं, लोकल ऑनबोर्डिंग करेंगे, फूड कम जाया होगा, रीयूजेबल बैग है, ये नहीं है कि वन टाइम यूज होगा। एक बार आपने गंदम उसमें डाली रखी, सेफ की, इस्तेमाल की, दोबारा उसको निकालें, अगर वो पंचर नहीं हुआ फटा नहीं हुआ दोबारा यूज हो सकता है, दोबारा डालें, दोबारा पैक करें और यूज करें। केमिकल फ्री है, कोई भी किसी किस्म का फंजीसाइड या उसके अंदर कोई केमिकल आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग स्टे वर्जन ये है कि नेशन वाइड हम इसको लेंगे, हर फार्मर तक हम पहुंचेंगे। डेटा इसके अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का ऑयल है। तो अगर हम डेटा इस सारे प्रोसेस में कलेक्ट करते हैं तो ये एक हमारा एक सेपरेट बिजनेस स्ट्रीम होगा जो कि आगे बढ़ेगा, और एक रेजिलिएंट सिस्टम है जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है, हमारे फार्मर्स को एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे मुल्क की जो कीमती मेहनत है, ब्रेन्स है, इनको बचा रहा है।
अच्छा, इसके बाद अभी तक इनकरेजिंग सिग्नल्स हैं। मैं 10,000 से ज्यादा बैग्स सेल कर चुका हूँ। फ्री डिलीवरी मैं अभी तक करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हम पेमेंट्स मंगाते हैं। वायरल रीच हमारी बहुत हुई है फेसबुक के ऊपर, ये पेजेस बने हुए हैं, वेबसाइट बनी हुई है। और इसके अलावा लोग जो बैग है हमने लोकली मैन्युफैक्चर करवाए हैं, हमने पाकिस्तान से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमको इम्पोर्टेड बैग या कहीं बाहर से ही मंगा रहे हैं। तो ये हमारी अब जो है ना वो आगे चीजें स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमने की है। ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ की है, ग्रेन बैंक के साथ, रवांडा के साथ हमने की है। उनको भी हमने सैंपल्स भेजे हैं और उन्होंने बहुत पसंद किया है। और वी आर ट्राइंग कि हम अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर भी करें। डोनर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी हम करते रहते हैं। SFYB का मैं ट्रेनर हूँ, तो उसके प्लेटफॉर्म से भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स और ये चीजें कंडक्ट कर देते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये बिजनेस ऑपरेट करते रहते हैं। मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उसमें बहुत सारे बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें कॉनकेव एग्री है, हाजी सन्स है। हाजी सन्स जो है वो बैग्स बेचते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेड बैग बेचते हैं जिनके बैग की कीमत 900 रुपया है, विच इज वेरी हाई। और दूसरा, उसके साथ में कोई भी एसोसिएटेड QR कोडिंग, मार्केट प्लेस, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बैग बेचते हैं, दैट्स इट। एग्री दुनिया इस तरह मार्केट प्लेस बने हुए हैं। ड्राई ऑन है, उन्होंने हेर्मेटिक स्टोरेज के सोल्यूशन बनाए हुए हैं, बट देयर इज अगेन उसमें कोई कंप्लीट होलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है कि अगर मैंने स्टोरेज पे पास रख ली है तो अगर मैंने बेचना है तो देन व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव। तो हम ये पूरी चेन को कवर करेंगे, ये एडवाइजरी भी देंगे, कंसल्टेंसी भी देंगे, मार्केट प्लेस भी कराएंगे। तो इस तरह से ये मेरा जो कंपेटिटर है उससे मैं किसी हद तक कम्पीट करने में काबिल हो जाऊंगा। ये मेरी टीम है, मैं इसका को फाउंडर हूँ। मेरे साथ टेक स्टैक में मुशाहिद हैं जो कि इसका टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, आती हैं। ऑपरेशंस को मैं केयरफुली देखता हूँ। आयशा मेरे साथ जो है वो इस बिजनेस के अंदर जो इसकी लॉजिस्टिक और इसकी सारी जो सेल्स है उसकी सारी वैल्यू चेन को देखती हैं। फायजा जो है वो इसके डेटा एनालिटिक्स वगैरह को और इसकी जो भी इंसाइट्स इकट्ठी हो रही होती है वेबसाइट्स के ऊपर उसको कलेक्ट कर रही हैं। और बाकी हादी और मोहम्मद साकिब जो है इसको इसकी ऐप डेवलपमेंट के ऊपर काम भी कर रहे हैं एक्टिवली, और इसकी वेबसाइट और उसके प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं तकरीबन $1.5 लाख, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से तकरीबन 3-3.5-4 करोड़ रुपया बनता है, तो वो मैं रेज कर रहा हूँ फंड रेजिंग में। इसमें मैं मेनली जो इसका फाइनेंशियल्स होंगे वो AI और प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, टीम्स और सैलरीज की तरफ कुछ अमाउंट जाएगी, पार्टनरशिप्स, कंसल्टेंसी वगैरह में मैं कुछ इन्वेस्ट करूंगा। इसकी इन्वेंट्री के लिए हमें एक चंक चाहिए, तो वो एक अमाउंट इस पे खर्च करेंगे, मार्केटिंग और बोर्डिंग पे भी खर्च करेंगे, और ऑपरेशन ओवरहेड्स। तो ये इसकी कुछ बाइफर्केशन है जो कि मैं फंड रेजिंग के लिए for listening to my presentation. Let's be a part of Fondos. Let's secure because securing is what matters. Thank you very much. जी, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाह रहे हो मेहर से? जी सुवेरा। थैंक यू सो मच, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने मेंशन किया कि आप मतलब फेसबुक के थ्रू आपने रीच किया, तो मतलब जैसे बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको आप मतलब किस तरह रीच करते हैं? एजुकेटेड, अच्छा, फेसबुक पे मैंने देखा कि फेसबुक जो है उसकी एडवाइजरी, फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, टिकटॉक को भी यूज करते हैं। फार्मर्स हैं, आप रूरल एरिया में चले जाएं, हर किसी के पास जो है ना वो स्मार्टफोन्स हैं और वो लोग यूज करते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे पास भी जो फार्म के ऊपर वर्कर्स हैं वो जो है ना ये मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो उन लोगों तक हम ये सोशल मीडिया के जरिए ही और वीडियोस के जरिए ही अवेयरनेस पहुंचाते हैं। और फिर अगर उनको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए हो तो वो हमें कॉल पे रब्ता करते हैं, हम उनको वीडियोस भेजते हैं कि आपने बैग के ऊपर कैसे आपने बैग को यूज करना है, स्टोरेज करनी है। तो पहले तो कन्विंस करते हैं कि बैग का हिफाजियत क्या है, सारा कुछ है। तो वो हमारी मेनली जो है ना ऑनलाइन कन्वर्सेशन हो रही होती है। और उसके बाद फिर हमारी वीडियोस जो है उसका कंटेंट वीडियो पे मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, हम उनको व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं। तो इनिशियली तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन आगे लॉन्गर रन में हमारा ये होगा कि हम NGOs के साथ मिलके हम कैपेसिटी बिल्डिंग के और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के ऊपर सेशंस कंडक्ट करेंगे रीजन्स में जाके, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, लोगों के पास इस तरह का मोबाइल फोन या ये सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो वी विल गो देयर और हम वहाँ पे कंडक्ट करेंगे और सेशंस करेंगे, ओपन हाउसेस करेंगे, और वहाँ पे जो फार्मर्स को ये बैग्स जो है ना कुछ सैंपल के तौर पे देंगे, और उसके अलावा उनको अवेयरनेस भी देंगे कि आप कैसे अपनी जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे फार्मर्स को जानती हूँ ना कि जिनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नहीं पता और उनके पास यानी स्मार्टफोन नहीं है, वो बटन्स वाला जो फोन होता है वो यूज करते हैं।
तो इसलिए मैंने बिल्कुल। आपसे पूछा। तो मतलब अगर आपका इसको एक्सपैंड करने का ऐसा प्लान है तो दैट इज वेरी गुड। थैंक यू। जी कोई और, एनी अदर क्वेश्चन? तीसरी बारी किसकी है? ओके जी, अस्मा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ये क्लियर, आपकी प्रेजेंटेशन खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरना कुल ठहरना अस्मा, हुवल्लाहु। अजमा ठहर जाओ, प्रेजेंटेशन तो खोलने दो। ओके। शुरू करो अस्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज अस्मा लियाकत। अच्छा, मेरा जो प्लान है वो सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं है। It will contribute towards a moral, intellectual and personal development of society. मेरा जो मकसद है वो एक सेल्फ अवेयर, एथिकल, पर्पस ड्रिवन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस करना, बनाना। सर स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही। अब हो रही है? हाँ जी सर, अब हो रही। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके कंटिन्यू करें। सर आइडिया मेरा है डिफरेंट फील्ड्स को ब्लेंड करके इंसान के इखलाकियात पे काम करना, उसको एक तहजीब याफ्ता और बाशऊर इंसान बनाना। इसमें जो मैंने डिसिप्लिन्स को मर्ज किया है उसमें साइकोलॉजी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, न्यूरो साइंस है, फिलॉसफी है, मेडिकल साइंसेस है, हेल्थ एंड फिटनेस है। दिस इज द मेन आइडिया। ओके, इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सोसाइटी में एक सेल्फ अवेयर, एथिकल, पर्पस ड्रिवन सिटीजन्स को बनाना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। उसमें क्राइम है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं, एडिक्शन है। थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लोर करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी सरमायादारी के निज़ाम पे। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं आजकल वो यही कहते हैं कि हम मार्केट नीड पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो अखलाकियात का पहलू है उसको वो भूल जाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, एक फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे और ख़वातीन, उनको मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे, कम बजट पे रखा जाता है, कम सैलरीज पे रखा जाता है। उनकी मजबूरी ये होती है कि उनके पास काम नहीं है और जो काम देने वाला है वो जस्ट कह रहा होता है कि मैं मार्केट नीड पूरी कर रहा हूँ, बेशक मैं मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे मैं कम पे लेबर्स को रख रहा हूँ। और इसी तरह से जैसे मंशियात फरोख्त करने वाला कहता है मैं मार्केट नीड पूरी कर रहा हूँ, लोगों को ड्रग्स की एडिक्शन है, नहीं दूंगा मर जाएंगे, और इसको मैं सेल करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। इसमें भी देखें कि अखलाकियात का पहलू निकल गया। मंशियात को फरोख्त करने वाला बंदा बेशक वो मार्केट नीड पूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, और जो क्लाइंट है उसको ड्रग मिल रही है। लेकिन इसमें
जो अखलाकियात का पहलू है वो निकल चुका है। उस मंशियात से उस इंसान की हेल्थ हैजर्ड जो होंगे उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिकल लॉबी बनी होती है जिसमें लोग जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम जनरेट होता है जिसमें अखलाकियात बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से बस अपना काम निकलवाना होता है। और एक और एग्जांपल मैं कोट करूंगी, जैसे कि 17 स्केल या 18 स्केल का एक बंदा है, एक सेटअप पे काम कर रहा है और वो एक कोई ग्रेड 9 के जो क्लैरिकल स्टाफ है वो उसको किसी तरह से तंग करता है, उसकी बिलिंग पास नहीं करेगा, लाइक आप मुझे पैसे देंगे या फिर रिश्वत दी जाएगी फिर ही आपका काम होगा। तो एक इतना पढ़ा लिखा बंदा जो है, एक उस लेवल के बंदे जो अकाउंटेंट है, लाइक जो भी क्लैरिकल स्टाफ है, वो उसको उस तरह से लाइक परेशान करता है या इस तरह से उसको तंग करता है, उसके मामलात हल नहीं करता, उसके अकाउंट्स के मामलात उसको पेंडिंग कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा फेस करने को लोगों को मिलती हैं। और डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर हम देख लिया जाए कि जिस तरह फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको समझा जाता है कि ये सिर्फ घर की हद तक महदूद हैं, उनको बिजनेस की अवेयरनेस या घर से बाहर निकल के काम करना, इस तरह की कोई लोग समझते नहीं कि वुमेन का कोई आउटसाइड ऑफ होम भी कोई उनका रोल है या कोई वो काम कर सकती हैं या उनमें कोई पोटेंशियल है या उनको एजुकेशन दी जाए। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको देख के मेरे माइंड में ये आइडिया आया, बल्कि लोग इससे पहले भी लोग इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से मुआशरे को एक बेहतर मुआशरा जो है बनाया जाए। तो मार्केट नीड की अगर बात करें तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जो कि हमें इस चीज़ की तरफ हमारा फोकस लेके आ रहे हैं कि किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई जाए लोगों में, उनको एक तो उनके अपने पोटेंशियल का भी पता चले और बाकी उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो सोसाइटी में करप्शन हो रही है, उसको किस तरह से डील करना है, उससे निपटना कैसे है, उसका हल जो है उसका सल्यूशन बनाया जाए। तो जो सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया था कि जिस तरह से डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट साइंसेस को, डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज को ब्लेंड करके इंसान की एक तो नफ्सियात पे काम किया जाए, उसको बताया जाए लाइक उसका पोटेंशियल क्या है, जो कि मेनली डील करी है आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करके बेसिकली हम एक आम इंसान की नफ्सियात को एक सुपीरियर साइकोलॉजी वाला बंदा बना सकते हैं उसकी नफ्सियात पे काम करके। स्पिरिचुअलिटी जो है ये टोटली बेस्ड करती है अखलाकियात के ऊपर। अगर कोई बंदा रिलीजियस नहीं भी है, एथिस्ट है, तो फिर भी वो अखलाकियात को तो ज़रूर ऑन करेगा, उसको समझेगा। तो स्पिरिचुअलिटी एक तो हमारे इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी जो है वो दीन इस्लाम का मगज़ है, वो उसकी सोल है। तो स्पिरिचुअलिटी टोटली जो है शरीयत के कवानीन है जिसको इम्प्लीमेंट करके इंसान एक बेहतर माशरा बना सकता है। तो मेरा मकसद है स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना। अगर उसको कोई इंसान जो है वो मुस्लिम नहीं भी होता, वो इस्लाम को या रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं भी करता, तो जो इस्लाम की शरीयत के जो कवानीन है उनको एक्सट्रैक्ट करके वो लोगों तक पहुंचा दिए जाएं किसी तरह, ताकि उनकी अखलाकियात बेहतर हो जाएं। इसी तरह न्यूरो साइंस की जब हम बात करें, न्यूरो साइंस में भी आप ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हो, उसके न्यूरॉन लेवल पर जाके आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको उसकी नफ्सियात को चेंज किया जाता है, क्लाइंट की या किसी इंसान की नफ्सियात को चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी भी ज़ाहिर है हम सबका एक क्वेश्चन है, लाइक व्हाई आई एम हियर, इंसान की लाइफ का पर्पस क्या है। और कुछ सालों पहले मैं भी एक नर्वस ब्रेकडाउन में चले गई थी और मुझे भी मेरा माइंड इस चीज़ पे स्टक हो गया था कि इंसान का बेसिकली पर्पस है क्या। यहाँ पे हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, करियर बनाना है एंड ऑल दैट, लेकिन जो बेसिकली फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द यूनिवर्स और व्हाई आई एम हियर,
तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फ़िलॉसफी इसका अच्छा जवाब देती है। तो फ़िलॉसफी के ज़रिए से लोगों को एजुकेट किया जाए कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है और उनको किस तरह से हाउ दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। और इसके साथ-साथ फ़िटनेस, क्योंकि मेरी जो है 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है फ़िटनेस में, हेल्थ में। तो किस तरह से एक जो फिट बॉडी है वो आपको एक बेहतर तरीके से आप अपना लाइफ़स्टाइल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ब्लेंड करके एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन था। अच्छा, बाकी जो चीज़ सेकंड है यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन। अच्छा, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड किया है। डॉक्टर फुरकान की असाइनमेंट में भी इसी तरह की बात थी, जिसमें मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम किसी एक एस्पेक्ट को लेके चल रहे होते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, हम साइंस को छोड़ देते हैं। साइंस का स्टूडेंट है, वो स्पिरिचुअलिटी को उस तरह से नहीं देख रहा होता। तो हमने दोनों चीज़ों के रिजल्ट्स लेने हैं, पॉजिटिव उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालना है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मैंने ब्लेंड किया। प्लस मैंने इसमें एथिक्स को डाला और प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पे मेरा फोकस है। दैट मेक्स इट यूनिक। टारगेट मार्केट मेरी है इसमें हर टाइप के लोग आएंगे। 15 से 50 साल, वैसे मैंने एक रफ आइडिया लिखा है, लेकिन इसमें बिजनेसमैन भी होंगे, इसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स के लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे और फीमेल्स भी इसमें स्पेशली होंगी। अच्छा, मार्केट साइज जो है, मेरा प्लान यही है इसको पहले नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। तो पहले तो अवेयरनेस जो है वो अपने आसपास की सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिफरेंट वर्कशॉप्स करके। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया जाएगा विद द टाइम। मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं, हर वो बंदा जो इखलाकियात के बगैर किसी किस्म की भी प्रैक्टिस कर रहा है, बेशक वो बिजनेस है, बेशक वो जॉब है, बेशक वो पेरेंटिंग है, वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में है और इखलाकियात को मिस कर रहा है, तो वो मेरा कॉम्पिटिटर है। इसमें एक बड़ी जो एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, एंटरटेनमेंट फोकस्ड इन्फ्लुएंसेस। जिस तरह हमारा शोबिज़ है, शोबिज़ इस कदर बड़ी बिजनेस है, इस कदर बड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसको इसमें बहुत पैसा भी है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते, अब जिस तरह से हम मूवीज या ड्रामा देखते हैं, अब वो किस बेस पे, किस स्टोरी या किस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहा होता है, उस पे किसी का फोकस नहीं होता। यानी कि किसी ऐसी चीज को भी प्रमोट किया जाता है जो कि जिसका अखलाकियात के साथ ताल्लुक नहीं होता। तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से इंसान की नफ्सियात को तबाह कर रही है। इसमें गेमिंग भी है, इसमें पॉर्न इंडस्ट्री भी है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि इंसान की नफ्सियात पे बुरे असरात डाल रही हैं। और कहने को वो ये कहते हैं कि हम ये मार्केट नीड पूरी कर रहे हैं, लोग यही चाहते हैं, लोग यही देखना चाहते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं। बट जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नफ्सियात पे बुरे असरात आ रहे हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाता और उनकी तरफ तवज्जो नहीं है लोगों की। अच्छा, रेवेन्यू मॉडल मेरा स्टार्टिंग में मेरा प्लान यही है कि ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। जिस तरह सर बाबर की वेबसाइट, सर बाबर की असाइनमेंट में उन्होंने डिस्कस किया था कि रजिस्टर्ड कोर्सेज होंगे ऑलरेडी, सॉरी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। तो उसी तरह से भी मेरा प्लान है कि ऑनलाइन कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जो कि जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है कुछ फ़ी पे करके। उसमें स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा और वो लोग जो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि किस तरह से जो नॉन अफोर्डिंग या इस तरह के मामलात हैं उनको लो प्राइस पे वो वीडियो सेल की जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ग्रुप कोचिंग का होगा, जिसमें फेस टू फेस हमारी ग्रुप कोचिंग होगी। उसमें एक बैच बनाया जाएगा, उसको टीच किया जाएगा, 1 मंथ या 2 मंथ की ग्रुप कोचिंग हो जाएगी। उसके बाद
कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब ये आगे की स्टेज। बिजनेस ऑपरेशंस हैं। अच्छा, मैंने किस तरह से काम करना है ये थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन किया है। लाइक कंटेंट क्रिएशन है, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो शॉर्ट फिल्मिंग में है, शॉर्ट फिल्म बनाने पे, क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट होता है किसी चीज़ का वो बहुत देर तक रहता है और आपका मैसेज बहुत एक्यूरेट तरह से आपके क्लाइंट तक पहुँचता है। तो इसमें वीडियो प्रोडक्शन होगी, शॉर्ट फिल्म्स होंगी और इसके अलावा वर्कशॉप्स होंगी, कैंपेन्स होंगी और कोचिंग एंड पब्लिशिंग होगी। इसके ज़रिए से मैं अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपेंड करूँगी। ओके, टीम मेंबर जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इनिशियली मेरा जो ज़्यादा बेसिक नॉलेज है वो हेल्थ के रिलेटेड है और साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, स्पिरिचुअलिटी इसके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर लर्निंग कर रही हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे एक को फाउंडर चाहिए होगा जो कि एक न्यूरो साइंस का बंदा हो सकता है या एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जो कि जिसके साथ मिलके मैं काम करूँगी। और इसके अलावा जो मेरी टीम होगी उसमें रिसर्च या प्रोजेक्ट एनालिस्ट होंगे जो कि बताएंगे कि मार्केट में लाइक किस तरह से ये मैसेज देना है और क्या किस तरह से क्लाइंट का या पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है, तो उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करना है। और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे वीडियो एडिटर भी चाहिए होगा, ऑपरेशन मैनेजर भी चाहिए होगा। तो ये पूरी एक टीम होगी जिसको मैं इसमें से कुछ बंदों को तो हायर करूंगी, सैलरी बेस पे रखूंगी और कुछ को शेयर बेसिस पे रखूंगी। स्टार्टअप कॉस्ट जो मुझे समझ आती है, सबसे पहले तो मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। मुझे एक तो खुद को इस तरह का बनाना है कि लोग मुझे सुनना पसंद करें और अपनी एक प्रेजेंटेशन मुझे बनानी है और इसके अलावा मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है या कोई ऐप डेवलप करनी है। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास स्टार्टिंग में कोई 20 लाख तो होने चाहिए, 20 से 30 लाख तक मेरे पास मार्जिन होना चाहिए, जिसमें मैंने सबसे पहले तो एक ऑडियंस कलेक्ट करनी है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। उसके बाद जो मैं समझती हूँ कि स्टार्टिंग वाले 6 मंथ जो होंगे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग पे जाएंगे और ऑडियंस बिल्डिंग पे जाएंगे। तो इसमें मेरी जो अर्निंग है वो उस तरह से तो नहीं होगी, ज़ाहिर है स्टार्टिंग में तो मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। आफ्टर 6 मंथ हो सकता है कि मेरी मेरी व्यूअर्स हैं वो इतने हो जाएं कि मेरी यूट्यूब या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी मोनेटाइजेशन हो जाए, वहां से पैसे आना शुरू हो जाए। प्लस 6 मंथ के बाद पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करने के बाद अगर लोग थोड़ा बहुत मुझे पहचानने लग जाएं, जानने लग जाएं, तो ट्रेनिंग सेशन मैं स्टार्ट करूंगी और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मेरे होंगे जिनको जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं लोग उनको एक्सेस करेंगे। ये मेरा आइडिया है, पता नहीं इस पे टाइम कितना लगता है या कितनी देर में एक इमेज बनता है। तो एक एस्टीमेट के मुताबिक 6 मंथ के बाद में कोई 1 लाख के करीब जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वो भी एक थिंकिंग है, लेट्स सी। उसके बाद मुझे लगता है कि 2 साल के बाद जो है ये जो मार्जिन है ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं, इससे पहले मैं ना तो बिजनेस स्टूडेंट हूँ और ना ही इन चीज़ों पे मैंने कभी पढ़ा था, काम किया था। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मैं समझती हूँ कोई 12 से 18 महीने तक जो मेरा बिजनेस है वो कवर कर लेगा मेरी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं। विजन मेरा यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना ताकि लोगों की जिंदगियों
को फ़ायदा पहुँचे, उनमें जो अखलाकी पहलू है वो उभर कर सामने आए और उन्हें उनके जो अंदर का पोटेंशियल है वो पता चले। तो बेसिकली मैं इसको क्लोज करूँगी एक ही लाइन में लास्टली कि मैंने साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स को ब्लेंड करके जो है सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने का एक आइडिया जनरेट किया है। थैंक यू सो मच।